हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, वीडियो आज थोड़ा लेट पहुंचेगी आपके पास, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। खैर, आज हम अपना नया टॉपिक कर रहे हैं, जिस हमारे टॉपिक का नाम है सी लैंग्वेज में रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन तो हर लैंग्वेज में होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सी लैंग्वेज में ही रिकर्जन होगा। C++ में भी रिकर्जन होता है, जावा में रिकर्जन होता है, पाइथन में रिकर्जन होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसी क्या चीज़ है रिकर्जन जो हर लैंग्वेज के अंदर, मतलब हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, और पहाड़ों में अच्छी अच्छी वादियों को देखकर आपको आवाज़ लगाने का मन करता है। तो आप किसको आवाज़ लगाते हैं, वहाँ कोई होता तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को ही आवाज़ लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने आप को आवाज़ लगाई और आपकी जो आवाज़ है वो आपको रिवर्स होकर के वापस आ रही है। इकोसिस्टम होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, रिकर्जन कहलाता है। ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव। रिकर्जन समझने से पहले हमें क्या समझना है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे रिकर्सिव फंक्शन के। रिकर्सिव फंक्शन, ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव। कुछ लोग क्या कह देते हैं कि ये रिकर्जन होता है कि अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे, ये रिकर्सिव कहलाता है। ठीक है, फंक्शन एंड दिस टेक्निक इज नॉन एज रिकर्जन। ये जो टेक्निक है फंक्शन को कॉल करने की, कि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम रिकर्जन बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो रिकर्जन जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है डायरेक्ट रिकर्जन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। इन दोनों के हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्जन की। जो हमारा डायरेक्ट रिकर्जन है, अगर कोई फंक्शन आपने बनाया, मान लीजिए आपने कोई ए नाम का फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर बना दिया। फंक्शन बनाने के बाद आपने क्या किया, उसमें कोई भी कंटेंट है, आपका कुछ काम करवाना है, वो आपने काम वहाँ पर शुरू कर दिया। और उसके अंदर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपने क्या करा, अपने आप ही फंक्शन को कॉल करना पड़ गया। तो फंक्शन की अगर आपने कॉलिंग कर दी तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट रिकर्जन कहलाता है। दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन बने हुए हैं। मान लीजिए पहले फंक्शन हमारे पास में ए है, फिर दूसरा फंक्शन हमारे पास में बी है और तीसरा फंक्शन हमारे पास में सी है। जो हमारा ए नाम का फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर हमने बी नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। हमने बी नाम के फंक्शन को जब कॉल किया तो हमारा कंपाइलर जो है बी नाम के फंक्शन की बॉडी पे पहुंच जाएगा। देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू उसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर सी नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। जैसे ही सी नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो वो उसकी डेफिनेशन पर चला जाएगा, सी नाम की डेफिनेशन रीड होना शुरू होगी और जो फिर उसके बाद ए नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये वही ए नाम का फंक्शन है जो आपने सबसे पहले कॉल किया था। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक चेन टाइप की बन जाती है और इसमें कभी कभी अगर कुछ कंडीशन हमारी सूटेबल नहीं होती तो वो इनफाइनाइट लूप में भी चला जाता है। तो इस तरीके से हम ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया और सी ने किसको कॉल कर लिया, ए को कॉल कर लिया। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम इनडायरेक्टली ए को ही कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। वैसे तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ रहे होते तो हम लोग उसको ये भी कहते हैं, एक लीनियर भी होता है यहाँ पर। लीनियर का मतलब होता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में वन बाय वन फंक्शन को कॉल करना। अगर हम सिक्वेंशियल ऑर्डर की बात करें तो ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया, और कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सी किसी और को कॉल करे। पर अभी रिकर्जन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग यहाँ पे दो तरीके का रिकर्जन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट रिकर्जन की। डायरेक्ट रिकर्जन का एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा रिकर्जन कैसे होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात रिकर्जन फंक्शन के लिए है कि फंक्शन क्या काम करते हैं, फंक्शन का जो मेमोरी है वो हमेशा स्टैक के अंदर बनता है। ठीक है जी, स्टैक में जब फंक्शन पहली बार कॉल होता है तो उसकी कॉलिंग स्टैक में, यानी कि उसको मेमोरी स्टैक में मिलती है। तो उसका तो इनका मेमोरी जो है वो स्टैक के अंदर बनता है। आपने क्या किया, पहली बार कॉल किया तो पहली बार एलोकेट हो गया स्टैक में मेमोरी,
फिर जब इसका दोबारा जब ये कॉल होता है, यानी कि रिकर्जन है तो दोबारा कॉल होगा अपनी बॉडी में, तब ये दोबारा से फिर कॉल हो जाता है, फिर इसको दोबारा स्टैक में मेमोरी मिल जाती है। फिर तीसरी बार कॉल होता है, फिर तीसरी बार स्टैक में मेमोरी मिल जाती है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, जब पहली बार इसका एलोकेशन ख़त्म होगा सबसे ऊपर वाले का, भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मेमोरी एलोकेशन ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे का मेमोरी एलोकेशन पूरा होने के बाद ख़त्म होगा, फिर तीसरे का मेमोरी एलोकेशन होगा, काम पूरा होगा और फिर वो बाहर आ जाएगा स्टैक से। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है ये। अब हम इसके अंदर जो हमने पहले वाले की बात करी है डायरेक्ट की, यानी कि डायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम में करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इस प्रोग्राम में फैक्टोरियल निकालने की बात कर रहे हैं। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर दिया 3, ठीक है, तो उसका फैक्टोरियल कैसे लिखने का, 3 तक 1 इंटू 2 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा फैक्टोरियल होगा। आपने कहा मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपने वैल्यू दी 5, तो 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 120 रिजल्ट आ जाएगा, तो वो उसका फैक्टोरियल होगा। आई होप समझ गए होंगे फैक्टोरियल क्या होता है। प्रोग्राम देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या कह रहा है, इंटीजर टाइप है, इंट लिखा आपने, m1 यहाँ पे आपने लिख दिया, ब्रैकेट शुरू किया, इंट n यहाँ पे लिखा। ये क्या कह रहा है, एक फंक्शन है जो रिटर्न टाइप उसकी इंटीजर टाइप है और इंटीजर n नाम का ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है। ये क्या काम करेगा, पैरामीटर लाएगा और उसकी वैल्यू के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे बॉडी शुरू करी, हमने लिखा इफ़, ब्रैकेट के अंदर हमने कहा n अगर छोटा है या बराबर है किससे, 1 से, यानी कि अगर 1 है या उससे छोटा नंबर अगर कोई आता है तो वो क्या कर देगा वहाँ पे, क्योंकि 0 तो यहाँ नहीं आएगा, तो वो क्या कर देगा यहाँ पे उसको 1 दे देगा। अगर आपने ये कह दिया ना कि 0 का फैक्टोरियल निकालो, तो वो यहाँ पे रिटर्न करके आपको 1 दे देगा उसमें। देन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बड़ा नंबर यहाँ पर डालेंगे, तो आपने कहा कि भैया मेरे पास में कोई नंबर आएगा और जो भी उससे 1 से बड़ा होगा, मतलब ये तो बराबर हो जाए 1 के, या उससे क्या चलता रहे, छोटा चलता रहे, तो यानी कि कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि नंबर तो n 1 से बड़ा मिलेगा हमें, तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले पोर्शन में चला जाएगा। एल्स वाले पोर्शन में जाने के बाद हमने उसके जो रिटर्न में स्टेटमेंट डाला है वो लिखा है n में क्या हो, यानी कि जो n है वो नंबर, मान लीजिए जैसे आपने किया 3, तो 3 मल्टीप्लाई करे और m1 वाले फंक्शन को फिर से कॉल करे और उसमें क्या पास करे, n-1, n-1 मतलब 2 पास कर दे उसके अंदर। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है रिटर्निंग स्टेटमेंट में m1 और ब्रैकेट के अंदर n-1 करके हमने जो दिया है, ये जो लाइन हमारी है यही है हमारा रिकर्जन। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं रिटर्निंग स्टेटमेंट के अंदर। किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिस फंक्शन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा। फिर उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे फिर 2 वैल्यू हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, वो फिर से एल्स में आएगा, फिर से रिटर्निंग स्टेटमेंट कॉल होगा, यानी कि 2 इंटू m1 में कितना जाएगा, अब 2 में से 1 चला गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से ये पहले 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए कंसिडर करेगा। 3 बार आपका ये इस तरीके से एग्जीक्यूशन हो जाएगा। देन पूरा प्रोसेसर होगा और ये आपकी वैल्यू को रिजल्ट में दे देगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे एल्स की बॉडी बंद कर देंगे और फिर उसके बाद आप अपने प्रोग्राम की बॉडी बंद कर देंगे। देन आप मेन मेथड में पहुँचेंगे। मेन मेथड क्या कहता है, आपने बॉडी बनाई, उसके बाद आपने इंटीजर n नाम का एक वेरिएबल लिया और एक f नाम का वेरिएबल लिया। आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद आपने लिखा प्रिंट एफ के अंदर आपने कहा कि एंटर एनी नंबर, यहाँ पे आपने कोई नंबर एंटर कराने के लिए बोला। देन उसके बाद आपने वैल्यू को स्कैन करा लिया। स्कैन कराने के बाद %d लगा के एंड n यहाँ पे आपने दे दिया। n में आप जो भी वेरिएबल डालेंगे, 5 डालेंगे, 3 डालेंगे, 7 डालेंगे, जो भी आप डालेंगे वो n में जा कर के स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया और आपको पता है कि आपका जो फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो एक वेरिएबल ले रखा था आपने यहाँ पे f, तो f क्या कर रहा है, f इक्वल्स टू m1, फंक्शन कॉल किया m1, ब्रैकेट के अंदर आपने एक पैरामीटर पास कर दिया n। तो जब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके लाएगा वो आपको f में यहाँ पे स्टोर करा देगा। और उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट एफ किया है और फैक्टोरियल %d, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, वहाँ पे स्लेशन लगा के f लिख दिया। ये क्या करेगा, जो भी आपका f में रिजल्ट आएगा वो आपका फैक्टोरियल होगा, तो वो उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा।
देन गेट सी एच करेगा, गेट सी एच करने के बाद आप सिंगल कैरेक्टर कोई रीड हो जाएगा और आपका आउटपुट आपकी आंखों के सामने होगा। आउटपुट में नज़र डालते हैं तो आउटपुट आएगा, मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर। आपने कहा एंटर एनी नंबर, आपने कहा 3, उसके बाद तुरंत जैसे आप एंटर करेंगे विद इन अ नैनो सेकेंड ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 6। इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग रिकर्जन के थ्रू फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। आप सिंपल तरीके से ही फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, पर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रिकर्जन के थ्रू फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जनरली जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि रिकर्जन की हेल्प से आप हमें बताइए कि फैक्टोरियल हमारा कैसे निकलेगा। एक और प्रोग्राम हम लोग रिकर्जन का देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने इनडायरेक्ट रिकर्जन की बात करी है। इनडायरेक्ट रिकर्जन का मतलब होता है कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो दूसरा फंक्शन फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट आपका रिकर्जन कहलाता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई हैं। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपने एक मेथड बनाया void b नाम से, और उसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पैरामीटर पास, वो प्रोटोटाइप दे दिया हमने यहाँ पे। हमने प्रोटोटाइप यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि हम दूसरे वाले फंक्शन के अंदर, मतलब जो दूसरा फंक्शन है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, void a नाम का एक फंक्शन बनाया और उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ दे दी। डेफिनेशन के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा, printf लिखा, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा आई एम फंक्शन a, स्लैशन लगा दिया, फिर हमने b नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हम पहले उसे बताना पड़ेगा ना कि भाई प्रोटोटाइप हमारे फंक्शन की ये है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे रखा है एंड ऑफ ए, देन हमने यहाँ बॉडी बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने void b नाम का फंक्शन लिया, उसके बाद क्या होगा, printf आई एम फंक्शन b, सिलेक्शन लगा रखा है, फिर a नाम का फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद हमने लिखा हुआ है printf एग्जिट। ठीक है, ये हमने अपने डेफिनेशन बता दी। उसके बाद हम मेन मेथड की तरफ चलते हैं। मेन मेथड पे क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, a नाम के फंक्शन को कॉल किया हुआ है, गेट cs लगा रखा है। अभी क्या होगा, जैसे आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करने से पहले आप क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से सेव कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको फोर्सली अपनी विंडो को क्लोज़ करके अपनी आउटपुट विंडो को क्लोज़ करना पड़ेगा और तब आप अपने प्रोग्राम से यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, मेन मेथड पे आपका कंपाइलर पहुँचेगा, आप बॉडी स्टार्ट होगी, देन आपकी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद क्या होगा, आपने ए नाम के फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही आपने ए नाम के फंक्शन को कॉल किया तो आपका जो कंपाइलर है वो ए नाम के फंक्शन पर पहुँच जाएगा। ए नाम के फंक्शन पर वो पहुँचा तो उसने वहाँ पे क्या किया, उसने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट देखी, आई एम फंक्शन वो प्रिंट कर दिया। फिर बी नाम का फंक्शन कॉल हुआ, बी नाम का जैसे ही उसने फंक्शन कॉल किया तो बी नाम के फंक्शन की बॉडी पर पहुँच गया। उसने देखा बॉडी यहाँ पर है, उसने प्रिंटिंग स्टेटमेंट देखा, आई एम फंक्शन बी। पहले क्या प्रिंट हुआ, आई एम फंक्शन ए, फिर क्या प्रिंट हुआ, आई एम फंक्शन बी। फिर उसने क्या करा, वहाँ पे ए नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद क्या होगा, वो फिर से ए नाम के फंक्शन पे पहुँचेगा, फिर क्या प्रिंट होगा, आई एम फंक्शन ए। फिर बी नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और फिर बी नाम पे पहुँचेगा, आई एम फंक्शन बी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट यहाँ पर कॉन्टीन्यूस वे में प्रिंट होते चले जाएंगे, और ना तो आपका ये एंड ऑफ ए प्रिंट होगा और ना ही आपका एग्जिट प्रिंट होगा। और ये इनफाइनाइट लूप में, लूप तो नहीं होगा बेसिकली, ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको इनके बीच में इस तरह की कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी, या तो कोई वेरिएबल ले लीजिए, और वेरिएबल लेने के बाद आप वो एक कोई ग्लोबल वेरिएबल ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल भी पढ़ा रखे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल अगर आपने यहाँ ले लिया तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते रहिए, और बी में या ए में कहीं पर भी आप इस तरह की कंडीशन लगा दीजिए कि अगर ए जो है, मतलब अगर ए की वैल्यू, मतलब कोई बी नाम, ए नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 हो जाती है तो वो क्या कर जाए, एग्ज़िट कर जाए। और एग्ज़िट करने के लिए आप stdln नाम की एक हेडर फाइल लगा सकते हैं और इजीली वो काम कर जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, आज के लिए हम अपनी वीडियो में इतना ही रखेंगे, और आप सारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, और 1 बाय 1 आप पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए अपने वीडियो को ध्यान में रखते हुए, और सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इनके आप लोग आउटपुट्स 1 बाय 1 निकालते रहिएगा। अगर आपको ये रिकर्जन की वीडियो नहीं समझ में आ रही है, जिसने वीडियो फंक्शन वाली वीडियो इसने नहीं देखी है, उसको ये रिकर्जन वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फंक्शन वाली वीडियो, सारी फंक्शन वाली वीडियो देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप अपने इस रिकर्जन वाली वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो से और फंक्शन वाली वीडियो में कॉम्बिनेशन ये है क्योंकि फंक्शन के बेस पर ही रिकर्जन किया जा सकता है, बिना फंक्शन के बेस पर आप रिकर्जन को कर ही नहीं सकते, यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन पर एक अलग तरीके का ऑपरेशन लगाना ही हमारा रिकर्जन कहलाता है। कह लीजिए रिकर्सिव होता है, और रिकर्सिव की जो टेक्निक है वो रिकर्जन कहलाती है। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।